प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बच्चों थर्ड क्वेश्चन में देखो आप, x represents the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times। एक कॉइन को तुमने 6 बार थ्रो किया है और मुझे केवल रैंडम वेरिएबल निकालना है कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। x मेरे पास यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times। तो सोचो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है 6 के 6 हेड आ जाए, एक भी टेल ना है, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू निकालने से पहले ध्यान से देखना, नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर लिख दो, नंबर ऑफ टेल्स, राइट, और फिर उनका डिफरेंस यहाँ लिखते जाएंगे हम। मान लो हेड्स आगे 6 तो टेल बच्चों कोई भी नहीं आया ना, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 6 - 0 क्या होगा, 0। तो जो x की वैल्यू है, जो हमारा रैंडम वैल्यूज है, रैंडम वेरिएबल जिसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल x, तो पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो क्या हो गए, 6 हेड आ रहे, कॉइन को हमने 6 बार टॉस किया, 6 के 6 बार हेड आ गए, तो टेल नहीं आया ना, राइट। तो अब इसके बाद मान लो एक टेल आता है और 5 हेड आते हैं। 6 बार कॉइन को तुमने 6 बार थ्रो किया ना, 6 बार टॉस किया ना, एक बार टेल आया 5 बार हेड आए, ऐसा हो सकता है ना बच्चों, राइट। तो अगर एक बार टेल आया है 5 बार हेड आए तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 4। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे आप, क्लियर। ऐसे बच्चों चलते चलो, अब टेल्स बढ़ाते जाओ, 2 कर दो, यहाँ पर क्या कर दोगे आप, 4। तो अब उनका डिफरेंस कितना होगा, 2। अब यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर 3 कर दो, तो डिफरेंस कितना होगा, 0। यहाँ 4 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो, तो अब डिफरेंस तो -2 थोड़ी बोलोगे आप +2 ही तो बोलोगे आप, उनका डिफरेंस आप 2 ही तो बोलोगे, काउंटिंग है, आउटकम्स है ये। अब यहाँ पर 5 कर दो और यहाँ पर 1 कर दो, तो डिफरेंस कितना होगा, 4। यहाँ पर 6 कर दो, यहाँ पर 0 कर दो, तो डिफरेंस क्या होगा, 6। बस ये आंसर आ गया, ये इसके रैंडम वेरिएबल आ गए, बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल आउटकम्स आ गए तुम्हारे पास, नोट कर लो आप। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो क्या, तुम्हारे में से कोई है जो प्रोबेबिलिटी निकाल दे सकते है? कोई है तुम्हारे में से जो प्रोबेबिलिटी निकाल दे? इनकी प्रोबेबिलिटी, इन्होंने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इतना ही है, राइट। रैंडम वेरिएबल निकालो, हमने खत्म कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूँ मुझे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, राइट। तो कैसे, देखो आगे एक्स आई 6 लिखोगे, 4 लिखोगे, 2 लिखोगे, 0, 2, 4 और 6। अब यहाँ पर मैं सामने लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, पर 6 का मतलब प्रोबेबिलिटी बाद में लिखूंगा मैं, पहले 6 का मतलब क्या है कि 6 हेड आ रहे हैं, 6 हेड आ रहे हैं। तो सोचो बच्चों 6 हेड आएंगे, क्लियर, 3 और 3 6 हेड आएंगे बच्चों। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 रेज़ टू पावर 6। अब ये जो रैंडम वेरिएबल हमारा 4 आया बच्चों, इसमें कितने हेड आए हैं, 5 हेड आए हैं, 5 हेड आए हैं और एक टेल आया है, एग्री। अब इस पर लगाओ लीला, इसको मैं घुमाऊंगा तो कितने सेट बनेंगे, 5 हेड और एक टेल, 5 हेड और एक टेल पर लीला लगाओ बच्चों, 5 हेड और एक टेल पर लीला लगाओ, कितने हैं ये, 6 फैक्टोरियल। हेड कितनी बार आ रहा है, 5 बार, टेल कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो इसके 6 सेट बनेंगे ना, तो इनटू 6 करोगे ना इसके आंसर को, राइट। तो अच्छा आंसर 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, टेल भी 1/2 होते हैं, तो आएगा तो 1/2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 6। उस कहानी पहले पढ़ी, ये इंटू 6 क्यों हुआ, लीला लगाओगे ना, लीला लगाओगे, 6 सेट बनेंगे ना ऐसे। अब बच्चों दो डिफरेंस कब आया, 4 हेड पर आया बच्चों,
4 बार तुम्हें हेड लेना है और 2 बार टेल लेना है। बताओगे इस पर लीला लगाना, इस पर लीला लगाना बच्चों, क्या होगा? अब लगाओ 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सोल्व करना है इसको। 15 6 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 3 15 सेट बनेंगे। तो इनटू क्या करोगे आप? 15, राइट? तो यहाँ भी क्या करोगे? 1/2 रेज़ टू पावर 6 इनटू 15। ऐसे तुम करते जाओ। तो 0 का मतलब 3 हेड और 3 टेल। फिर इस पर भी लीला लगा दो, राइट? और फिर इस 2 का मतलब क्या होगा? इस 2 का मतलब होगा 2 हेड है और 4 टेल है। फिर वही लीला लगा दो आप। ऐसे करते जाना। समझ आ गया? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। एनसीईआरटी में नहीं है, पर हम दे तो सकते हैं ना। नोट कर लो इसे जल्दी से। वीडियो यस बच्चों। 7th क्वेश्चन में देखो आप, क्या लैंग्वेज है? ध्यान से देखो। बायस्ड का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? क्वाइन इज बायस्ड का मतलब होता है कि क्वाइन ना थोड़ा खराब है, एक तरफ से यानी टेल की तरफ से घिसा हुआ है। टेल की तरफ से वो घिस गया है। तो हेड की तरफ से तो मोटा है, पर टेल की तरफ से पतला हो गया है। नहीं, अगर तुम ऐसे ऐसे उछालोगे उसको, क्वाइन को, तो उसका वेट किधर होगा? हेड की तरफ होगा ना। अच्छा, फिर ऐसे करो, टेल को मोटा कर दो, हेड को पतला कर दो। टेल को मोटा कर दो, क्या बोल रहे हैं? टेल को मोटा कर दो और हेड को घिसा दो, हेड पतला कर दो। अब जब वो छालोगे तो भारी से नीचे आएगा ना, तो हेड ऊपर आएगा ना। बायस्ड का मतलब होता है सही तरीके, इक्वल प्रोपोर्शन में क्वाइन नहीं है, राइट? यानी वो घिस चुका है एक तरफ से। मेरी बात समझ गए ना, राइट? तो जब हम क्रिकेट मैचेज होते हैं वहां हेराफेरी कर सकते हैं ना बायस्ड क्वाइन के साथ। मैंने बोल दिया भाई तू हेड बोलियो, राइट? और हेड बोलना है और क्वाइन जो है टेल वाला हिस्सा मोटा कर दिया, तो जैसे हम करेंगे वो हेड ऊपर आएगा, टेल नीचे आएगा। अच्छा बच्चों, बायस्ड क्वाइन का मतलब है क्वाइन ठीक नहीं है बच्चों। बायस्ड क्वाइन तो हेड के आने के चांसेस 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा हेड और टेल का रेशियो 3:1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगी 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होगी बच्चों 1/4। ये है क्वेश्चन। हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 और टेल की 1/4। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाइन को हमने 2 बार टॉस किया है, तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा बच्चों? 0, 1, 2। और मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो बताओ P ऑफ 0 का मतलब क्या होगा? P ऑफ 0 का मतलब कौन बताएगा? कि दोनों बार फेल। P ऑफ 0 क्या होता है बच्चों? दोनों बार फेल, यानी दोनों बार तुम्हारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स, यानी टेल अगर आएगा ना तो तुम गेम जीत गए। तो P0 का मतलब है दोनों बार टेल नहीं आया, दोनों बार टेल नहीं आया। तो दोनों बार टेल नहीं आया तो दोनों बार क्या आया? हेड आया। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/4 into 3/4 9/16। ये इसका आंसर होगा। P1 का मतलब क्या होता है? एक बार हेड आया। P1 का मतलब है एक बार तुम जीत गए हो, एक बार जीते हो, एक बार टेल आया। सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल। P1 का मतलब है तुम एक बार जीत गए, यानी एक बार टेल आया। क्लियर? एक बार टेल आया है तो 2 बार तो टॉस किए, एक बार टेल आया तो दूसरी बार हेड आया। यानी पहली बार तुम जीत रहे हो, दूसरी बार फेल हो रहे हो, या पहली बार तुम फेल हो रहे हो और दूसरी बार जीत रहे हो। ये बात समझ आ रही है तुम्हें? इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1/4 इनटू 3/4 प्लस 3/4 इनटू 1/4। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6/16। कटिंग कर लो, 3/8। अब P2 पर आ जाओ। P2 का मतलब क्या है बच्चों बताओ? P2 का मतलब क्या है? कि दोनों बार टेल। P2 का मतलब है दोनों बार टेल आया, यानी तुम जीत गए, यानी टेल आया है, टेल आना चाहिए।
तो दोनों बार टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यानी 1/4 इनटू 1/4 1/16। और जो बच्चे नहीं आए थे मैं उनको बता दूं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पुरानी वीडियो देख लेना, जितनी भी प्रोबेबिलिटी तुम निकालते हो सबका टोटल 1 होना चाहिए। इसलिए मैं कटिंग ना मैं इसलिए ना अलाउड नहीं करता, कटिंग मत करो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? टोटल करने में आसानी होती है ना। इन सब का टोटल 1 होना चाहिए। 9 और 6 15, 15 और 1 16, तो 16/16 क्या होगा 1, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, इसका मतलब है तुम्हारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। समझ गए? ये ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने किया, नोट कर लो बच्चों जल्दी से। ये सोच क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, एक्सरसाइज कौन सी है ये 13.4। इन अ मीटिंग 70% मेंबर्स फेवर में है और 30% 70% फेवर करते हैं, बट तुमने कोई डिसीजन लिया उसकी बात हो रही है, 30% अपोज करते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्या टॉपिक है। मान लो तुमने कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन घर के मेंबर्स बैठे हुए कोई डिसीजन लिया, 70% मेंबर्स फेवर में है, राइट, और 30% जो है वो अपोज करते हैं किसी बात पर। अ मेंबर इज सिलेक्टेड एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड। अगर x इज इक्वल टू 0 का मतलब है अपोज बच्चों, अपोज, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होगी 30%, 30/100। और रैंडम वेरिएबल वो कह रहे हैं 1 लेना बच्चों। कब 1 लेना? अगर फेवर करते हो, फेवर करते हो तो रैंडम वेरिएबल आप 1 ले लो, वो खुद क्वेश्चन में सब कुछ बोल रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 70%, 70/100, टोटल करो, टोटल कितना आ रहा है 1, कहानी खत्म। ये पूछा था उन्होंने, एक्चुअली मीन और वेरिएंस पूछा था जो तुम्हारे कोर्स से डिलीट हो चुका। ओके, मीन कैसे निकालते हैं मैंने लास्ट क्लास से बताया था, मीन आसान है, निकाल सकते हो, याद करो, मैंने एक बार फिर बता देता हूँ, कुछ बच्चे रेगुलर नहीं रहते। ये PI/XI, जैसे FI/XI नहीं होता, स्टैट्स पढ़ते हो, XI की वैल्यू यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखो, इन दोनों के इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखो, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखो। PI/XI का जो टोटल होता है उसको मीन बोलते हैं। PI/XI का जो टोटल होता है उसको क्या बोलते हैं? मीन। और मीन को ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। मीन को ही क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। और अगर तुम्हारे कोर्स में होता तो मैं जरूर करवाता है, ठीक है। कोरोना के कारण ये डिलीट हो चुका है बच्चों टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो आप, मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, मीन हमें नहीं निकालना, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल कर छोड़ देंगे। मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटर्न 1 on 3 फेसेस। एक डाई है, 6 फेस होती है, राइट। तो 16th क्वेश्चन की बात हो रही है, एक्सरसाइज 13.4 में वो कह रही है डाई के ऊपर, डाई जो है कैसे बनाते हैं बच्चों, देखो आप, ये ऐसी डाई बनेगी, क्लियर, ये डाई है तुम्हारी। तो जो 1 है ना, 1 वो 3 फेसेस के ऊपर लिखा हुआ है। 1 कितने फेसेस पर लिखा हुआ है? 3 फेसेस के ऊपर, यानी 1 2 और यहाँ पर ये इधर वाला फेस है उस पर 1 ले लिया। 3 फेसेस के ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो ये बताओ 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6। आगे बढ़ो, 2 on 2 फेसेस, 2 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है बच्चों, एक यहाँ 2 कर लो, एक यहाँ 2 कर लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 2/6। 2 फेसेस है ना, इसलिए 2/6। और 5 on 1 फेस, बताओ कौन सा फेस बच गया? सामने वाला, एकदम सामने वाला, जहां जैसे बोर्ड है, जैसे इस रूम में बैठे हो तो बोर्ड वाला, सामने वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 1/6, राइट। खत्म हो गया बच्चों, यही तो क्वेश्चन था। उन्होंने कहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो xi तुम्हारा क्या होगा 1 to 5। देखो अब इसमें xi हो गया तुम्हारा 1 to 5, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ xi है वो होगी बच्चों 3/6, यहाँ पर होगा 2/6 और यहाँ होगा 1/6। कहानी खत्म, इसका टोटल 1 आ रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक खत्म। मीन निकाल लेना अपने आप। हाँ तो PI/XI मैं क्यों करूं, क्यों मुझसे करवाना चाहता भाई? PI/XI करके निकाल दे, 2 आ गया आंसर। हाँ PI/XI करो, इसका मीन निकालना है तो 2 आंसर आ जाएगा। ये बच्चों वाले काम का मुझसे करवाते।
यस बच्चों, अब हम बेस थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं और बेस थ्योरम के टॉपिक के अंदर पहले तुम्हें मुझे कुछ सुनना पड़ेगा, मजबूरी हो या जो मर्जी हो सुनो। क्या कि दो फ्रेंड्स हैं, कौन कौन, एक वंश और एक मोहित। अब ये दो फ्रेंड्स हैं, इन दोनों के बिजनेस है बच्चों, स्कूटी बनाने का इनका प्लांट्स हैं कि फैक्ट्री है, स्कूटी तैयार होती है वहाँ पर, इलेक्ट्रिक स्कूटी, आजकल के जमाने इलेक्ट्रिक स्कूटी तैयार हो रही है, राइट। अब इलेक्ट्रिक स्कूटी दोनों बना रहे हैं, प्लांट 1 प्लांट 2, मोहित का प्लांट 1 है, वंश का प्लांट 2 है। इवनिंग में रोज ये क्या करते हैं, जितनी स्कूटी तैयार होती है ना ग्राउंड में खड़ी कर देते हैं। अब उनमें से कुछ डिफेक्टिव भी होती है, भैया मोहित का प्लांट 1 है, उसकी स्कूटी में कुछ अच्छी है कुछ खराब भी हो सकती है। ऐसी वंश का प्लांट 2 है, उसकी स्कूटी जो तैयार कर रहा है उसमें से कुछ अच्छी होंगी कुछ खराब भी होंगी, डिफेक्टिव भी पीस होंगी। अब शाम का टाइम, अंधेरा हुआ, 7 बजने वाले और हिमांशु वहां से निकल रहे। अब उसने देखा कि कोई नहीं देख रहा, उन्हें एक स्कूटी उठाई और चलता बना। अभी वो पैदल लेके जा रहा है क्योंकि स्टार्ट करेगा तो सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाएगा, चुपचाप जा रहा है। पेड़ों के पीछे से चुपते छिपाते स्कूटी लेके बाहर निकल गया और थोड़ी दूर जाकर उसने किक मारनी स्टार्ट करी या जो भी है उसकी चाबी लगाई, स्टार्ट करने की कोशिश करी, बट फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। अब हिमांशु क्या सोच रहे हैं, बीप बीप करके गालियां निकालकर क्या हिमांशु सोच रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्कूटी हैज कम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ मोहित प्लांट। यानी स्कूटी आई किसकी फैक्ट्री से है, उसको जाके पकड़ूं मैं, गालियां निकालूं मैं। ये फैक्ट्री, ये जो स्कूटी आई है ये कहां से आई है, तो तुम्हें पता है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 2 या प्रोडक्शन ऑफ प्लांट 1। इस तरह की लैंग्वेज बेस थ्योरम। अगर इस तरह की लैंग्वेज तुम पढ़ोगे ना तो समझ आना कि टॉपिक बेस थ्योरम है। समझ आया, बेस थ्योरम के बारे में बता रहा हूं कि बेस थ्योरम का पता कैसे चलेगा। बच्चे कहते हैं सर हमें पता कैसे चलेगा कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ये जो खास लैंग्वेज है ना लास्ट लाइन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये जो आइटम आई है, ये जो हमने चीज उठाई है, ये कहां से आई है, उसका सोर्स क्या है। जैसे मान लो बैग ए, बैग बी, बैग सी, 3 बैग है, तीनों बैग्स में रेड बॉल भी है और ग्रीन बॉल भी। वन बॉल इज picked up and found to be green। आंखों पर मैंने तुम्हारी पट्टी बांध दी, राइट। वन बॉल इज picked up and found to be green, मैं बोल रहा हूं ग्रीन है, and found to be green। What is the probability that it has come from bag B? यानी वो जो ग्रीन बॉल आई है ना, वो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग बी में से आई है। तो जो चीज तुम निकाल रहे हो, जो चीज तुम उठा रहे हो, उसका सोर्स क्या है। ऐसी लैंग्वेज बेस थ्योरम। समझ आया कि बेस थ्योरम का टॉपिक कहां लगेगा, पता चल गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। बोर्ड पर देखो आप, एक्सरसाइज हमारी है ये 13.3 बेस थ्योरम, एक्सरसाइज 13.3। 13.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है आप उसको देखो। आप सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखो क्या लिखा हुआ है। अ बैग कंटेन्स, ए बैग कंटेन्स रेड बॉल बच्चों 4 है और जो ब्लैक है वो भी 4 है, और अनदर बैग, इसको मैं बैग ए बोल देता हूं और इसको मैं बैग बी बोल देता हूं। एंड अनदर बैग में रेड 2 है और जो ब्लैक है वो 6 है। वन ऑफ द 2 बैग्स is selected at random, one of the 2 bags is selected at random, right। और फिर उसमें से एक बॉल निकाली है and found to be red। एक बैग उठाया और ध्यान से देखो ये जो लैंग्वेज है ना, एक बैग उठाया, one bag is picked up and a ball is drawn found to be जो बॉल तुमने निकाली है found to be red। एक बैग उठाया बच्चों तुमने, एक बैग उठाया उसमें से बॉल निकाली और वो रेड कलर की आई है बच्चों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल फर्स्ट बैग से आई है, बैग ए से आई है। तो सुनो इधर ध्यान से बच्चों, बोर्ड पर देखना,
जिसको निकालना है बच्चों, आपने ए बैग, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉल आई है वो बैग ए से आई है, फर्स्ट बैग से आई है। तो बोर्ड पर देखना बच्चों मैं कैसे फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं, आप लिखोगे A/M। A/M का मतलब क्या होगा बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैग अंडर द कंडीशन दैट बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी रेड, दैट रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैग अंडर द कंडीशन दैट रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग, राइट। तो बिल्कुल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे है, लेकिन फॉर्मूला वहीं से बना है, लेकिन बेस का फॉर्मूला क्या है, कैसे लिखते हैं वो आप ध्यान से देखना, मैं कैसे लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखोगे, अब आप ए और एम को पलट दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ M/A कर दो, ए और एम को पलट दो, M/A कर दो, और नीचे क्या करो, सेम चीज दोबारा लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/A प्लस, अब जो काम तुमने ए बैग के साथ किया ना, ये सेम आंसर बी के साथ लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M/B। मेरी बात समझ गए तुम? ये वाला फॉर्मूला देखो आप कि कैसे, अगर 3 बैग होते तो फिर तुम बैग सी भी लिखते, अगर 3 बैग होते तो बैग सी भी लिखते यहां पर, अगर 3 बैग होते ना तो बैग सी भी लिखते आप। अब आप ध्यान से देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को समझना हो तो ऊपर देखो फेवरेबल केसेस, देखो ध्यान से, जो तुम चाहते हो वो ऊपर है और जो टोटल सैंपल स्पेस होगा वो नीचे है, बैग ए बैग बी, अगर 3 बैग होते तो बैग सी भी आता। तो इस फॉर्मूला लिखने का स्टाइल देखो, फिर दोबारा देख लो, A/M, ए पता चल गया कैसे। अगर ये बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, और क्वेश्चन ये होता तो मुझे फॉर्मूला बताओ कैसे लिखते। यहां पर क्या आता, B/M, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम बैग बी, राइट। तो फिर यहां पर क्या लिखते, B/M, फिर ऊपर क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू M/B, और नीचे ये दोनों लिखो। तरीका समझ गए, क्लियर, राइट। अब सुनना बच्चों, इधर बैग ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैग, 2 बैग हैं, 2 बैग हैं बच्चों, 2 बैग में से 1 बैग उठाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। भाई 2 बैग में से 1 बैग उठाया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अब M/A का मतलब पता है क्या है, इसमें से रेड बॉल, 1 बॉल निकाली तुमने 1 बॉल निकाली, इसमें से रेड बॉल, राइट। तो इस 1 बॉल निकाली है बच्चों, तो इनटू 4C1 अपॉन में 8C1, जल्दी बताओ ये समझ आया। 4 में से कोई 1 बॉल आएगी ना, आएगी तो 8 में से ना बच्चों। अगर मैं इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये बोलता कि 2 बॉल निकाली है तुमने एक साथ, वो रेड बॉल आई है, तो बताओ यहां पर क्या चेंज होता, 2 बॉल निकाली है और वो रेड आई है दोनों, 4C2 अपॉन 8C2। अगर मैं ये बोलूं कि 2 बॉल निकाली है और एक रेड और एक ब्लैक आई है, तो 2 बॉल निकाली है और एक रेड और एक ब्लैक आई है, तो 4C1 इंटू 4C1 अपॉन 8C2, क्या बोला मैंने, 4C1 इंटू 4C1 अपॉन 8C2। कहानी कुछ समझ आ रही है? मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी है, राइट। अगर मैं 2 बॉल निकालता हूं और दोनों रेड आती हैं तो 4C2 अपॉन 8C2, 2 बॉल निकाली मैंने, एक रेड और एक ब्लैक आई, तो 4C1 इंटू 4C1 अपॉन में 8C2। ये सब तुम्हें आना चाहिए, समझ आ रहा है? जो मैंने बोल रहा हूं ना, ये सारी बातें लिख लेना साइड में, कि ऐसा होगा तो ऐसे आंसर लिखना, ऐसा होगा तो ऐसे आंसर लिखना, ये सारी बातें लिख लो। अब पहले इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 4C1 क्या होता है बच्चों, 4, 8C1 क्या होता है बच्चों, 8, फिर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा बच्चों, 1/2, और M/B बताओ। अब M/B के बारे में से कौन बताएगा, यहां से बताओ। अब M/B का मतलब है रेड बॉल बैग B में से आई, तो 2/8। समझ आया बच्चों, क्लियर? इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 4C1 क्या होता है, 4, तो सोल्व करने की हेडेक तुम्हारी, राइट। मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, पर जो जो बातें मैंने बोली है लिख लो साथ साथ। अब देखो आप 7th क्वेश्चन जो है 13.4 में, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर। भाई स्कूटर ड्राइवर कितनी है तुम्हारे पास, 2000, तो मैंने उसको S नाम दे दिया। और कार ड्राइवर है बच्चों 4000, राइट। और जो ट्रक ड्राइवर है बच्चों वो 6000।
क्लियर? अब सुनो क्या हुआ, इन सब के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई, राइट? तो एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो परसेंटेज गिवन होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है, याद रखना। तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है, और कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है, राइट? और 0.15 है ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। समझ आया? One of the insured person meet with an accident. One of the insured persons meet with an accident. ये सारे इंश्योर्ड हैं, ये सारे इंश्योर्ड ड्राइवर हैं, राइट? इनका इंश्योरेंस हुआ है, एक का एक्सीडेंट हुआ, रोड पे पड़ा हुआ है, एक का एक्सीडेंट हुआ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? यानी वो कौन सी कैटेगरी का है? स्कूटर ड्राइवर है। और इसलिए टू व्हीलर के मैं अगेंस्ट में रहता हूँ बच्चों के, क्योंकि टू व्हीलर ज्यादा स्लिप होते हैं, इनके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, इनकी डेथ रेट ज्यादा होती है, गाड़ियों की कम होती है डेथ रेट। क्यों? वो आगे से टकराया जाएगा, पीछे टकराया जाएगा, लेफ्ट से मार जाएगा, राइट से मार जाएगा, अंदर तो फिर भी बच जाएगा भाई। तो ठीक है, इसलिए मैंने अपने बेटे को कभी टू व्हीलर नहीं चलाने दी, सीधा गाड़ी लेकर दी है। किसका? ट्रक का? स्कूटर का? हाँ, स्कूटर का 0.01 प्रोबेबिलिटी है, 0.03 इसी देखना, 2000 में से 0.01 है ना, या 4000 में 0.03 है, या 6000 में 0.15 है। तो आप वहां भी तो बढ़ रहे हैं ना, नंबर तो बढ़ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन क्या आता है बच्चों कि व्हाट एम क्या होगा? एम पता है किसको लोगे? एम पता है किसको लोगे? जो चीज उठा रहे हो। अब एम क्या है इसके अंदर? कौन बताएगा? कि पर्सन मेट्स विद एन एक्सीडेंट। एम क्या है? पर्सन मेट्स विद एन एक्सीडेंट, पर्सन मेट्स विद एन एक्सीडेंट, ये है तुम्हारा एम। तुम्हें ना एम पहचानना है बच्चों कि एम क्या चीज है, पर्सन मेट्स विद एन एक्सीडेंट। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं यहां पर क्या लिखूं? क्वेश्चन पढ़कर देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? तो तुम मुझे बताओगे कि मैं यहाँ पर S/M करूं, C/M करूं, T/M करूं। चलिए, अब तुम्हारे में से केवल और केवल मुझे हिमांशु बताएगा कि फॉर्मूला तैयार करने का तरीका बताया था। बोलो बोलो दीपांशु। P of S P of M by S इनटू इस S और M को उल्टा कर दो, M/S। अब P by TS P of S into PMS M/S प्लस PC PC PMS M/C M/C। अब M/C C चल रहे तो M/C। अब ट्रक ड्राइवर ले ले और PM/T। समझ आया बच्चों? पता है ये फॉर्मूला ऐसे पढ़ो भाई, नीचे हम तीनों जितने भी हमारे पास ऊपर इवेंट्स हो रही है ना, तो सारे इवेंट्स नीचे लेंगे, नीचे सैंपल स्पेस बनेगा, और ऊपर जो तुम चाहते हो, यानी फेवरेबल केसेस ऊपर और टोटल केसेस नीचे, जो प्रोबेबिलिटी का हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो ये लिखने का स्टाइल आ गया तुम्हें, सबको पता चल गया कि मैं कैसे लिख रहा हूं मैं। अब आप देखो स्कूटर ड्राइवर, कितने स्कूटर ड्राइवर है? टोटल कितने हो गए ड्राइवर? टोटल ड्राइवर कितने हैं भाई? 6 और 4 10 और 12। 2000 में से कोई एक आया ना, 2000 में से किसी एक का एक्सीडेंट हुआ ना, हुआ आया तो 12000 में से ना बच्चों, तो 2000 C1 अपॉन 12000 C1। 2000 में से कोई एक है तो 12000 में से कोई एक, राइट? तो प्रोबेबिलिटी कि स्कूटर ड्राइवर है 2000 C1 अपॉन 12000 C1 इनटू M/स्कूटर M/S, यानी स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.01। ये जो दे रखा होता है ना बच्चों पॉइंट में या परसेंटेज में, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 0.01। इसको आप सोल्व कर सकते हो 1/100 करके, 1/100 करके सोल्व करेंगे। अब नीचे क्या आएगा बच्चों? 2000 अपॉन में 12000 इनटू 1/100 प्लस, अब कार ड्राइवर ले लो। कार ड्राइवर कितनी है बच्चों? 4000, और नीचे क्या लिखोगे आप? 12000। अब M/C बताओ कितना है? 0.03। तो 0.03 को आप लिख दो 3/100 प्लस, अब आ जाओ ट्रक ड्राइवर का। ट्रक ड्राइवर कितने बच्चों? 6000। तो 6000 अपॉन में क्या लिखोगे आप? 12000 और इनटू 0.15 लिख दो। अब कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब सारा काम बाकी बच गया 7th क्लास का कैलकुलेशन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। समझ आया आपको? 13 पॉइंट क्या चीज? एक्सरसाइज
अच्छा एक्सरसाइज 13.3। हाँ बच्चों जल्दी बताओ बच्चों, कोई डाउट इसमें? ये 7th क्वेश्चन हमने किया है। जो बच्चे ये कर चुके हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 उठा लें। हाँ बच्चों, कोई है तुम्हारे में से अरविंद को छोड़कर कोई और है जो बताएगा मुझे कि क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन 3 कॉइन्स हैं, राइट? चलो मैं हिंट दे रहा हूं, मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पर लिखना है E1 E2 E3, यानी कि मैं यहाँ पर कॉइन्स की शेप लिखूंगा। तो बताओ E1 E2 E3 में क्या लिखूं? E1 में क्या लिखूं मैं? टू हेडेड कॉइन, ओके, टू हेडेड कॉइन। और E2 में क्या लिखूं मैं? बायस्ड कॉइन का, और बायस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 75%, वो हेड दिखाता है, ओके। और थर्ड में क्या लिखूं बच्चों में? अनबायस्ड कॉइन, ओके, अनबायस्ड कॉइन। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? M क्या चीज है? चलो मुझे बताओ M क्या चीज है? M जो मैं M लिखता आ रहा हूं अभी तक, वो M क्या चीज है इसमें? इस क्वेश्चन में M क्या है? वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज सिलेक्टेड, चोजन। वह एक कॉइन हमने उठाया और क्या आया? हेड आया। वन कॉइन इज पिक्ड अप एंड इट शोज हेड। ये M है। तो तुम्हें M लिखना आना चाहिए ना, तुम्हें E1 E2 E3 लिखने आने चाहिए, तुम्हें M लिखना आना चाहिए, उसके बाद तो फॉर्मूला बना पाओगे ना। तुम्हें लैंग्वेज तो पढ़नी आनी चाहिए ना बच्चों, राइट? तो अब बताओ E1 E2 E3 और M में क्या लिखोगे आप? M में क्या लिखोगे कि वन कॉइन इज पिक्ड अप एंड इट शोज हेड। एक कॉइन उठाया और उसके ऊपर हेड आया। अब तो मुझे तुम्हारे में से कौन बताएगा कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? क्या तो पीयूष बता सकते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज टू हेडेड कॉइन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन? नहीं, यहाँ पर मुझे बता कैसे क्या लिखूंगा? मुझे बताओ भाई, वो E3 लिख तो दिया सिंबल, और क्या है? E3 अच्छा टू हेडेड है, अच्छा टू हेडेड है। E1 ऑब्लिक M इज इक्वल टू, बताओ। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 M ऑब्लिक E1 लिख दिया मैंने सेम। अब आगे भी बता मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू M ऑब्लिक E2, और बताओ E3 M by E3, ओके। अब बच्चों मुझे बताओ E1 कितने कॉइन है बच्चों तुम्हारे पास? 3 में से कोई भी एक कॉइन उठाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। जैसे बैग उठाते हो, अब कोई भी कॉइन उठाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3, ओके, 1/3 इनटू M ऑब्लिक E1। हेड आया बच्चों, देखो M में क्या लिखा हुआ है कि एक कॉइन उठाया और हेड आया। एक बात बताओ, अगर इसके ऊपर दोनों तरफ हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 होगी? श्योर हो ना तुम? तुम्हें पता है ना हेड आएगा ही आएगा, दोनों तरफ हेड है भाई, तो हेड आएगा ना। जहां श्योर होते हो वहां प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो इनटू में क्या करोगे आप? 1। नीचे 1/3 इनटू 1 करोगे प्लस 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के लिए मैंने लिख दिया 1/3 इनटू M ऑब्लिक E2 का मतलब समझा दो मुझे कोई तुम्हारे में से। M ऑब्लिक E2 का मतलब कौन समझाएगा? कि इसका मतलब है हेड आया पर कॉइन बायस था, हेड आया पर कॉइन बायस था, और उसमें लिखा हुआ है कि बायस कॉइन के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, और 75/100 होता है 3/4। तो आप लिखोगे इनटू 3/4 प्लस 1/3। अब आगे अगर कॉइन अनबायस्ड है, हेड यहाँ पर आया, हेड आया पर कॉइन अनबायस्ड है। अनबायस्ड क्या होता है? सिंपल, जैसे एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहे हैं? तो इधर देखो आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर सुनो बच्चों। 10th क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 13.3 में। बहुत ही क्लेवर गर्ल है ये, समझदार लड़की है। एक लड़की ने डाई को थ्रो किया, तो मैं 2 केसेस है यहाँ पर E1 और E2।
वो कह रही है कि अगर डाई के ऊपर 5 या 6 आया तो मैं क्वाइन को 3 बार टॉस करूंगी, 3 टाइम्स, क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस करूंगी, वही कह रही है। अगर 5 या 6 आया ना तो क्वाइन को 3 बार टॉस करूंगी और नंबर ऑफ हेड्स देख लेंगे, राइट, हेड या टेल जो भी आते हैं। और फिर वो कहती है कि अगर डाई के ऊपर कोई और नंबर आया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो क्वाइन को वो एक ही बार टॉस करेगी 1 टाइम। और पता है एम क्या चीज है, ध्यान से देखो, बेस थ्रो में जो एम होता है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि उसे केवल एक बार हेड मिला। शी obtained exactly 1 head, obtained exactly 1 head, obtained exactly 1 head, केवल एक हेड मिला। अब उससे अब क्या क्वेश्चन क्या बच्चों, ये बताओ E1 ओब्लिक M होगा, E2 ओब्लिक M होगा, साफ साफ लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4, यानी जब उसने डाई को थ्रो किया था ना तो 1 2 3 4 आया था, जब उसने डाई को थ्रो किया था तो 1 2 3 4 आया था। तो निकालना क्या है बच्चों, E2 ओब्लिक M, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ओब्लिक E2, और नीचे फॉर्मूला बनाना सीखो, जो ऊपर लिखा होता है उसको दोबारा नीचे लिखना होता है, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M ओब्लिक E1, राइट, नीचे सारा लिखना होता है। इधर देख, आज मैं पढ़ा रहा हूं गर्ल। अब आगे देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कौन बताएगा बच्चों कि E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर देखो ध्यान से, E2 का मतलब डाई के ऊपर क्या आया था 1 2 3 4, तो E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई 4/6, 4/6 यानी 1/6 प्लस 1/, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो 4/6 ऐसे होता है। इनटू M ओब्लिक E2 का मतलब क्या होगा कि एग्जैक्टली मतलब एक हेड आया, एक हेड आया तो उसने कॉइन को कितनी बार थ्रो किया भाई, एक बार कॉइन को थ्रो कर रहे हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, तो इनटू में क्या करोगे आप 1/2, और नीचे क्या करोगे 4/6 इनटू 1/2 प्लस, अब आ जाओ E1 पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है या तो 5 आया या 6 आया, तो बताओ या तो 5 आया या 6 आया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6, मेरी बात समझ गए। अब आगे M ओब्लिक E1 यानी उसको एक हेड मिला है, पर उसने कॉइन कितनी बार थ्रो किया है 3 बार, और हेड कितनी बार मिला, हेड कितना मिला है 1 बार, और कॉइन कितनी बार थ्रो किया 3 बार। एक बात बताओ, कॉइन को मैं 3 बार थ्रो करूंगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे 8, उसमें एक बार हेड वाले कौन कौन से होंगे STT THT TTH STT, ये सारी बातें लिखनी है तुम्हें, 3 होंगे ना, राइट, तो एक हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 3/8, समझ आया, यानी 3 बार टॉस करेंगे तो H H H आएगा, फिर T T T आएगा, फिर H T T आएगा, ऐसे करते जाओगे तो 8 बनेंगे ना बच्चों, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M ओब्लिक E1 जो है वो है तुम्हारा 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ M ओब्लिक E1 क्या है बच्चों तुम्हारा 1/2। ये समझ आ रहा है, ये कैसे 3/8 आया, समझ आया तुम्हें, कुछ कहानी समझ आ रही है, पता चला कि कैलकुलेशन तुमने करनी है, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है।